हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास अर्थात हिस्ट्री से संबंधित जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होता है, चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जो है एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है। चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इस पीडीएफ में वैसे क्वेश्चन को चुन चुन कर शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। लोग कहा जाता है कि गागर में सागर, वहीं समुद्र से मोती को ढूंढ करके लाना, उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। देखिए लिखा गया है, आगे क्या लिखा है कि इस पीडीएफ को सभी एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। यह पीडीएफ जो है, इसमें इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर में क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों से एक धर्म ग्रंथ में कितने मतलब कि वेद हैं। ये तो बहुत ही मतलब कि चर्चित है कि धर्म ग्रंथ में कितने मतलब वेद हैं। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद जो है 4 हैं, जिसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में क्या कर रहा है कि किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। राजनीतिक प्रणाली, ध्यान देने जोग बात है कि राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। वह कौन सा वेद है? तो वह है ऋग्वेद। वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। आगे चलते हैं। 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? प्राचीन मतलब कि पुराना, सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। ठीक है, आगे चलते हैं कि चारों वेदों में सबसे आधुनिक, आधुनिक मतलब कि नया, इसी को दूसरे भाषा में क्वेश्चन आता है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो चारों वेदों में सबसे बाद का वेद कौन है या आधुनिक सबसे मतलब कि नया सबसे कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद। इसको भाई मेरे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर यह क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, इसलिए मैं इस पर बीएम लिख दिया अर्थात बोर्ड मॉडल। चलिए 5 नंबर में क्या लिख रहा है? 5 नंबर में कि पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ठीक है, कौन सा है? मत्स्य पुराण। अब सबसे पुरान जो है, पुराना मतलब कि सबसे पुरान यानी सबसे प्राचीन पुराण को मत्स्य पुराण को माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं 1 मिनट में बोलूंगा कि आखिर मत्स्य पुराण को जो है सबसे पुराना क्यों कहा जाता है। तो ज़्यादा नहीं 1 मिनट के लिए आपको समय लूँगा कि आप जानते होंगे कि या नहीं भी जानते हो तो जान लीजिए कि हमारे जो वर्मा जी जो थे वो वर्मा के पुत्र थे, कश्यप ऋषि जी के नाम, जिन्होंने आप लोगों ने सुना होगा। इस वेद से मैं रिलेटेड है, इसीलिए मैं हिस्ट्री बता दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा कि वर्मा जी के पुत्र एक थे कश्यप ऋषि, जिसके नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनकी पत्नी की जो नाम था दीति, अदिति एवं दनु। कश्यप ऋषि के जो पत्नी थी, उनके 3 पत्नियां थी, दीति, अदिति एवं दनु। तो जो दीति थी, दीति जो थी, उनके पुत्र जो थे हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, जिसके वंशज भक्त प्रहलाद का जो जाता है। ठीक है, उनके वंशज आगे। और दूसरी पत्नी जो थी अदिति, अदिति अदिति थी, जिनके पुत्र जो है जितने भी देव लोग हैं, अग्नि देव, पवन देव, इंद्र देव, जितने भी देव लोग हैं वो जो है अदिति के पुत्र हैं। और एक थी लास्ट वाले, जो सबसे छोटी जो पत्नी थी उनकी, उनका नाम था दनु। दनु, इन्हीं के पुत्र था दानवराज, दानवराज हयग्रीव, दानवराज हयग्रीव। ठीक है, याद रखिएगा मेरे आवाज को सुन करके, दानवराज हयग्रीव। तो मैं दानवराज हयग्रीव का मैं जिक्र करूंगा कि यही दानवराज हयग्रीव जो था, यह चारों वेदों को, ऋग्वेद को, सामवेद, अथर्ववेद, जितना भी वेद है 4, ये सभी वेदों को दानवराज हयग्रीव ने अपहरण करके समुद्र में छुपा लिया था। और
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रिक्वेस्ट करने के बाद भी वह चारों वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद को वह नहीं छोड़ा, क्योंकि वो दानव था, वो चाहता था कि मैं इसको बंधक बना कर रखूंगा और इसी से मैं अपना ज्ञान अर्जित करूंगा। तब जाकर के रिक्वेस्ट करने के बाद जब नहीं छोड़ा, तब जाकर विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लिए। आपके क्वेश्चन में भी आता है कि प्रथम अवतार जो है कौन सा है, तो मत्स्य अवतार। ठीक है, तब उन्होंने मत्स्य अवतार लेकर के दानवराज हैग्रीव को मारा, दानवराज हैग्रीव को मारा। तब से उसी वक्त जो है मत्स्य पुराण जो है लिखा गया। इसीलिए यहाँ पर आप 5 नंबर क्वेश्चन पर हमको इतना बोलना पड़ा है कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रथम जन्म जो होता है, प्रथम अवतार जो है, मत्स्य पुराण को कहा जाता है। और मत्स्य पुराण इसलिए सबसे प्राचीन पुराण है। याद रखिएगा कि दानवराज हैग्रीव को मारने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिए थे और हैग्रीव को मार करके चारों वेदों को मुक्त कराया था। उसी समय से यह जो है मत्स्य पुराण जो लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो ग्रंथ की बात हो गया। 6 नंबर में क्या करा कि विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है, तो मौर्य वंश के बारे में। विष्णु पुराण जो है, इसमें जो है कौन से वंश के बारे में हमारे कितने पुराण है, 18, ठीक है ना। उसमें से एक विष्णु पुराण भी है, तो उसमें से कह रहा है कि उसमें जो है किस वंश के बारे में पता चलता है, तो मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। आगे नेक्स्ट 7 नंबर में क्या करा है कि मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है। देखिए आपने यहाँ देखा कि विष्णु पुराण में किस वंश के बारे में पता चलता है, तो मौर्य वंश के बारे में। मत्स्य पुराण से कौन सा वंश के बारे में पता चलता है, तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप जब भी, हम एक बात कहेंगे कि जब भी आप नोट्स तैयार करें तो वहां पर तुलनात्मक क्वेश्चन, तुलनात्मक का मतलब ये, जैसे कि आपने ये 2 क्वेश्चन देखा तुलनात्मक, कि विष्णु पुराण से हमको मौर्य वंश का पता चलता है और मत्स्य पुराण से हमको आंध्र सातवाहन वंश का पता चलता है। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसा तुलनात्मक एक टाइप से क्वेश्चन है जहां पर ज़्यादा क्वेश्चन कंफ्यूज होता है। तो वैसे को जैसे मान लेते हैं कि आपने अपने नोट्स को पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं कुछ भी, तो आप अपना कॉपी कलम भी साइड में लेकर के बैठे, इसलिए कि जो भी अगर तुलनात्मक क्वेश्चन आता है जहां पर ज़्यादा कंफ्यूज होता है, उस क्वेश्चन को एक जगह पर लिख दें, ताकि जब भी आप पढ़े तो वो क्वेश्चन आपके ध्यान से, नजर के सामने से गुजरे, तो आपको याद रहे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर में क्या करें कि मत्स्य पुराण में हमें किस वंश का, तो पढ़ ही दिए, आंध्र सातवाहन वंश का। 8 नंबर में वायु पुराण, वायु पुराण से हमें किस वंश का पता चलता है, तो गुप्त वंश का। ठीक है ना, वायु पुराण से किस वंश के बारे में पता चलता है, तो गुप्त वंश का। किस वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में। कौन सा वेद है, अथर्ववेद। तो देखिए जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, अर्थात यह क्वेश्चन जो है दूसरे भाषा में पूछ दिया जाता है कि अंधविश्वास, अंधविश्वास के बारे में अगर पूछ दे कि हाँ इस वेद के बारे में पता चलता है, तो अथर्ववेद से। जितना भी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण सब क्या है, एक अंधविश्वास है। ठीक है, और पुराने ज़माने में ज़्यादा लोग अंधविश्वास पर पता मतलब कि विश्वास करते थे। हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग भी अंधविश्वास नहीं कीजिएगा, इस तंत्र मंत्र जादू टोना पर विश्वास। अगरबत्ती, ये नहीं कि अगरबत्ती दिखाएंगे भगवान को और हमारा नौकरी लग जाएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा भाई। जब भी मिलेगा आपको, आपको कर्म का फल ही मिलेगा। समझे कि नहीं समझे। इसलिए हमेशा आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए और दिन और रात को एक कर दे। पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए दिन और रात नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे। उसके लिए जब ही जगे तभी सवेरा होता है। उसको कोई पढ़ने का, कोई दिन रात, कोई हर चीज, कोई किसी चीज का कोई टाइम नहीं होता है। वो हमेशा जब पढ़ते पढ़ते सो गया, फिर उठा, फिर पढ़ते रहा, अर्थात जब ही जगे तभी सवेरा। यही उसका एक नारा होता है, एक पढ़ने वाला लड़का का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, क्या है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कथावस्तु। क्या है, कथावस्तु। किसका, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। एकदम क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके पढ़िए ताकि दिमाग में एकदम सेट कर जाए मेरे भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है मेरे भाई कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है।
समझे कि नहीं समझे? इसलिए इसको एकदम आप लोग नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। हो सके तो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम ले करके नोट करते रहें तो अच्छा रहेगा, कहें कि कब कब वीडियो आप देखिएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि जैन धर्म के प्रारंभ क्या लिखा है, प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो कल्प सूत्र से। देखिए हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि यह क्वेश्चन इसमें पूछा था, यह परीक्षा में पूछा था, वो परीक्षा में पूछा था, क्योंकि मैंने देखा है इसको, ठीक है ना? इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैन धर्म के, देखिए यहाँ पर किस धर्म से है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास। कौन सा? प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो कल्प सूत्र से। इसी क्वेश्चन को उलट कर भी अगर पूछ दे कि कल्प सूत्र से मतलब कि क्या मतलब की जानकारी मिलता है, तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में मतलब कि मिलता है। क्वेश्चन को उलट पलट करके एकदम पढ़िए ताकि ध्यान में रहे। और दूसरा देखिए, महावीर के जीवन मृत्यु की जानकारी किस जो है ग्रंथ में मिलता है? तो भागवती सूत्र में। महावीर जी का जो है जीवन मृत्यु की जानकारी किस में मिलता है? तो कल्प सूत्र में। और इसी को उलट कर दीजिए, कल्प सूत्र में किसकी जानकारी मिलता है? तो आंसर हो जाएगा महावीर के जीवन या मतलब कि कृत्यो, मृत्यु नहीं लिखा है, कृत्यो, सॉरी, कृत्यों की जानकारी किस में मिलता है? तो भागवती सूत्र में। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए लेखक है, ठीक है, इसको जो है अर्थशास्त्र का जनक भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना? तो अर्थशास्त्र के जनक मतलब या नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चाणक्य ने। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि चाणक्य के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि और आप लोगों ने पढ़ा होगा चाणक्य नीति, ठीक है ना? तो चाणक्य नीति जो है, इन्हीं के नीतियों के बारे में उसमें जो है सब लिखा हुआ है। इन्हीं को जो है अर्थशास्त्र के जनक या उन मतलब अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ने किसने लिखा? तो चाणक्य ने लिखा, ठीक है? ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है ना? आगे बढ़िए, 16 नंबर में क्या लिखा है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे किससे जानकारी मिलती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमको मतलब कि मौर्य काल के बारे में उसका जो इतिहास जो है हमको पता चलता है। समझे कि नहीं समझे? तो हम आगे भी चलते हैं कि राजनीतिक क्या लिखा है? राजत रंगिनी पुस्तक के रचयिता कौन है? कलहन। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ज्यादा यह रिपीट होता है कि राजत रंगिनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कलहन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक से हमें किससे क्या लिखा है? किससे इतिहास के बारे में पता चलता है? किसे? राजत रंगिनी से। राजत रंगिनी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको पता चलता है राजत रंगिनी से। राजत रंगिनी से किसका पता चलता है? तो इतिहास जो है, कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको हमारे समझ से आप लोग नोट करते चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि अरबों की संधि विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा। देखिए इस पर ध्यान देने जोग बात है, चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा जो है इसकी लेखक जो है अली अहमद जी थे। कौन थे? अली अहमद, ठीक है? चचनामा के रचयिता जो है, लेखक जो है अली अहमद थे। लेकिन इसमें से और भी हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। लिखा है कि अरबों की संधि के विजय से संबंधित, अरबों की नहीं, सिंध, देखिए पढ़ने में जो है थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक मतलब जानकारी चाहे किस में मिलता है? तो चचनामा में मिलता है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में लिखा है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टधाई। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टधाई के लेखक कौन है? ठीक है, तो पाणिनि। कौन सा है? पाणिनि। ये सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, ठीक है ना? सभी एग्जाम के लिए, अभी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, इस सारी के सारी एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं समझे? बहुत लोग जो है केबीसी का भी तैयारी करते होंगे, केबीसी के लिए भी बहुत ही, क्योंकि केबीसी में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य के पहले
इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलता है? तो अष्टधाई से। ठीक है, मौर्य के पहले मौर्य युगीन, यानी मौर्य के पहले मौर्य युगीन अवस्था के बारे में हमको किससे जानकारी मिलता है? तो अष्टधाई। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा कि अष्टधाई के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि है। और पाणिनि में मतलब कि क्या हमको जानकारी मिलता है? तो मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 22 नंबर में कि ज्योति ग्रंथ गर्गी संहिता के लेखक कौन है? तो क्या लिखा है? कतस्यान। देखिए यहाँ पर जो वाटर मार्क चढ़ाया गया है, इस पर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जा रहा है। कतस्यान ये लेखक जो है ज्योतिष ग्रंथ के लेखक है। ज्योति ग्रंथ गर्गी संहिता के लेखक जो है कतस्यान थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पतंजलि कौन थे? पतंजलि तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, क्या किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। ठीक है, 24 नंबर में किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। ठीक है, देखिए पिता वाला जो क्वेश्चन जो है ना, बहुत ज्यादातर यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है पिता वाला। ठीक है, तो पिता वाला क्या कीजिए कि अपना लिस्ट बना लीजिए नोटबुक में। ठीक है, और वहां पर जो है एक जगह पिता का जितना भी होता है उस सभी को लिख लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी आप नोट्सबुक को अपने बाकी पलटे तो आपकी आंख के सामने से एक बार गुजर जाए। ठीक है ना, ताकि आपको हमेशा ध्यान में रहे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा था? किससे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। ठीक है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हेरोडोटस ने। ठीक है, तो देखिए पिता वाला जो है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि इतिहास के पिता जो हेरोडोटस को कहा जाता है, उसी प्रकार भूगोल का पिता आप लिख लीजिए। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लिख लीजिए, थोड़ा स्क्रीन पर लिखने में जो है मतलब कि कठिन होता है। ठीक है, तो इराटोस्थनीज को किसको कहा जाता है? अस्थनीज को मतलब कि भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद में आप लिख दीजिए रसायन का पिता किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लेवोजियर को। ठीक है, ठीक है, एंटोनी लेवोजियर को रसायन का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, अगर लेवोजियर के बारे में, अगर एंटोनी लेवोजियर के अगर जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है 2 अगस्त 1743 ईस्वी को हुआ था, तथा मृत्यु जो है 8 मई 1794 में हो गया। किनका? एंटोनी लेवोजियर का। ठीक है, तो रसायन के पिता किसे कहते हैं? तो एंटोनी लेवोजियर को। ठीक है, आप मेरी आवाज को सुन करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद में हम लिख देते हैं पिता वाला, एक बार लिख लीजिए। ठीक है ना, ताकि आपको बार बार भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? तो आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। हम जान रहे हैं कि जनरल क्वेश्चन है, रनिंग क्वेश्चन है, और आप लोग को सबको याद भी है, और जिनको याद नहीं है, जो कंफ्यूज में रहते हैं, उनको लिए है कि इसको जरूर लिख ले, एक जगह पर लिख ले। ठीक है, तो भौतिकी के पिता आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है ना, और जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। और गणित का पिता जो है आर्किमिडीज को कहा जाता है। ठीक है, गणित का पिता जो है आर्किमिडीज को कहा जाता है, जिन्हें आर्किमिडीज ने ही उत्प्लवनता के सिद्धांत के बारे में बताए थे। ठीक है, लेकिन आप कहिए कि नहीं गणित के पिता जो है आर्यभट्ट को कहा जाता है। लेकिन आपके अगर क्वेश्चन में है कि भारत के गणित के पिता किसे कहा जाता है, अगर आ जाए कि भारत के गणित के पिता किसे कहा जाता है, तो आर्यभट्ट को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए कि गणित के पिता किसे कहते हैं, तो आर्किमिडीज को कहते हैं। आर्किमिडीज ने ही उत्प्लवनता के सिद्धांत को बताया था कि किसी वस्तु को, आर्किमिडीज उत्प्लवनता का हम परिभाषा आपको बता देते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर जल में, पानी में अंशतः या पूर्णतः अगर डुबाया जाता है, तो एक बल उसमें कार्य करता है जो ऊपर की तरफ खिंचाव करता है, उसी को हम उत्प्लवनता कहते हैं। ठीक है ना, तो उत्प्लवनता के सिद्धांत भी आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब फिजिक्स के क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे तो हम आप लोग को बताएंगे। देखिए भाई, एक बात आप लोग को एक कहना है कि यह मेरा वीडियो जो है इस आदर्श स्टडी चैनल का
प्रथम वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रथम मेरे वीडियो को इतना मतलब कि शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मतलब कि ये चैनल ग्रोथ करे। देखिए, मैं एलडीसी, जेईई, डब्ल्यूएम, एएमई का तैयारी कराता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों का भी जनरल जो मेरे भाई हैं या मेरे छोटे-छोटे भाई बच्चे हैं, उन लोगों का भी थोड़ा-सा मैं पढ़ाऊँ। मेरा एक जिज्ञासा था, इसलिए मैं इस क्षेत्र में जनरल कॉम्पिटिशन के बारे में मैंने भी सोचा और यह वीडियो बनाना मैंने चालू किया। यह मेरा प्रथम वीडियो है, ठीक है? अगर आप लोग के मतलब आप लोग या आप लोगों से रिलेशन में कोई अगर वो रेल कर्मचारी है, एलडीसी, जेईई, डब्ल्यूएम की अगर तैयारी करते हैं, तो वो जो है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स चैनल पर जाएँगे और उसमें जाकर अच्छे से अच्छे तैयारी करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर में कह रहा है कि सलीकोस निकोटर, देखिए सलीकोस निकोटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगा अस्थनीज, ठीक है? मेगा अस्थनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना? मेगा अस्थनीज सलीकोस निकोटर जो है किसके राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के, मतलब यहाँ पर डैश होना चाहिए था, ठीक है ना? सलीकोस निकोटर जो है किसके राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगा अस्थनीज, ठीक है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेगा अस्थनीज किसका राजदूत था? तो सलीकोस निकोटर का, ठीक है ना? मेगा अस्थनीज किसका राजदूत था? तो सलीकोस निकोटर का। और किसके मतलब दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मेगा अस्थनीज किसका राजदूत था? तो सलीकोस निकोटर का था। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगा अस्थनीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए 28 नंबर में क्या है कि मेगा अस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में चलता है? किसके इतिहास के बारे में? तो मौर्य युगीन, मौर्य काल के नहीं, इस तरह ऑप्शन में रहेगा कि मौर्य युगीन। आपके ऑप्शन में ए में रहेगा कि मौर्य काल नहीं, और दूसरे में रहेगा कि मौर्य युगीन, तो मौर्य युगीन भी मारेंगे। इस पर आप ध्यान रखें, मौर्य युगीन तथा संस्कृत के बारे में पता चलता है, ठीक है? 29 नंबर में क्या करा है कि सीरिया के राजा अंतियोकस, सीरिया के राजा कौन थे? अंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? देखिए ध्यान देने जो बात है कि सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है? इससे होता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सीरिया के राजा कौन थे? तो अंतियोकस थे, ठीक है? अब आपके क्वेश्चन में कि उनके राजदूत का क्या नाम था, ठीक है? और तो डाइमेकस था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डाइमेकस आया था। तो देखिए क्वेश्चन अपना से बनाना, तोड़-तोड़ करके बनाना वो आपका काम है, और इसी तरह तोड़-तोड़ करके, भुला-भुला करके आपसे क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम में, ठीक है? तो आप लोग जो है इस तरह तोड़-तोड़ करके अपना खुद मतलब कि क्वेश्चन बनाएँ, ताकि किसी तरह भी अगर क्वेश्चन, कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछ दे, तो आप वहाँ पर आंसर लगाने के लिए एकदम तत्पर रहें। समझे कि नहीं समझे? चलिए 30 नंबर में क्या लिख रहा है कि मिस्र के राजा टॉलमी फिडे फिलेडेल्फस के राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो डाइमेकस। क्वेश्चन भी आ जाता है कि अशोक के दरबार में कौन आया था? तो डाइमेकस, ठीक है? और मिस्र के राजा टॉलमी कि मतलब यह राजदूत था, ठीक है? आगे बढ़िए 31 नंबर है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो टॉलमी। देखिए भारत का भूगोल, हमने ऊपर बताया कि भूगोल का पिता इराटोस्थनीज को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भारत के भूगोल अगर आ जाए तो टॉलमी, ठीक है? तो इस तरह करके आप लोग जो है हम कहेंगे कि एकदम जो है ध्यान लगा करके, जी जान लगा करके, रात दिन एक करके एकदम आप लोग के सामने एनटीपीसी का मतलब कि एग्जाम है, आप लोग जो है उसमें एकदम निकालने के लिए एकदम रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल में ही उसका एग्जाम होने वाला है। समझे कि नहीं समझे? एकदम जभी जगो तभी सवेरा, यह नारा हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि मेहनत जो है तकदीर को बदल देता है मेरे भाई। मेहनत कीजिएगा, कर्म कीजिएगा तो फल आपको ज़रूर मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? कहा जाता है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए, ताकि उस तरह का कोई शायद आपका फल कहीं गलत भी मिल जाए तो आपके शरीर, आपके दिमाग पर असर न पड़े। आप केवल कर्म कीजिए ना, आपका फल अवश्य मिलेगा।
समझे कि नहीं समझे? और एकदम अपने रास्ते पर बने रहिए, चलते रहिए, ठीक है? ये मत सोचिए कि हम आगे जाएँगे तो क्या होगा? आप चलते रहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि आपको जहाँ तक मालूम है, जिस रास्ते तक आपको मतलब मान लेते हैं कि कुछ दूरी पर जो कोई पॉइंट हो, वहाँ तक हमको मालूम है, लेकिन वहाँ से बाद जाने का कोई हमको चीज़ का पता नहीं है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि जहाँ तक आपको पता है, वहाँ तक आप जाइए, वहाँ के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको कहाँ जाना है, या वहाँ पर खुद आपको उस ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएँगे कि आपको रास्ता ज़रूर दिखा देंगे मेरे भाई, ठीक है? इसलिए आपको जहाँ तक पता है कि हम ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो जहाँ तक पता है वहाँ तक जाइए, वहाँ के बाद आपको खुद पता चलेगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं 32 नंबर में, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा हुआ है। 33 नंबर में, चीनी यात्री फाहियान, बहुत इंपॉर्टेंट। फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा, द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है फाहियान जो है 402 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और 34 नंबर में, फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है? ठीक है, सुखी संपन्न किस राज्य के जनता को बताया? तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना? मध्य प्रदेश के राज्य के जनता को फाहियान ने सुखी और समृद्ध जो मतलब कि ठीक ठाक मतलब कि बताया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ह्वेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? ह्वेन सांग जो है किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। देखिए, जितने भी मतलब कि ये सब है ना, इसका एक ट्रिक आप लोग बना लीजिए, समझे कि नहीं? ट्रिक बनाइएगा तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन को जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है? हम आगे जो है एक क्वेश्चन नंबर कितना, ह्वेन सांग अर्थात 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, एक हम ट्रिक आप जो जो ज़्यादातर हम जान रहे हैं कि जहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज करते हैं, उसको थोड़ा ऐसे हम बताते हैं। जैसे कि खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है कितना होता है, इसमें ज़्यादातर आप लोग कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमने जब पढ़ता था आप लोग की तरह, तो उस वक्त हमने जो है ट्रिक बनाया था कि पीला बास्केट वाली कावा ने जिम खाबे। पीला, यहाँ पर हम लिखते हैं, पीला बास्केट बास्केट वाली, पीला बास्केट वाली कावा, कावा ने, कावा ने जिम खाबे, कावा ने जिम खाबे, ठीक है? खाबे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए 4, ठीक है? यहाँ पर लिख दीजिए 5, यहाँ पर लिख दीजिए 6, यहाँ पर लिख दीजिए 7, यहाँ पर लिख दीजिए 8, यहाँ पर लिख दीजिए 9, ठीक है? तो पीला, पीला का मतलब हो गया, यहाँ पर 4 हमने लिखा है, इसका मतलब हो गया पोलो। पीला का मतलब पोलो, बास्केट, बास्केट का मतलब हो गया बास्केटबॉल, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 हो गया। वाली, वाली के मतलब हो गया वॉलीबॉल, वॉली के मतलब वॉलीबॉल, खिलाड़ियों की संख्या 6। कावा ने, कावा मतलब कि क से कबड्डी, ठीक है? क से कबड्डी, वा से वाटर पोलो, और ने से क्या हो गया? नेट बॉल, ठीक है? कावा ने क से कबड्डी, वा से वॉलीबॉल, और ने से नेट बॉल जो है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 7 होता है, ठीक है? जिम खाबे, जिम के मतलब हो जाता है जिम्नास्टिक, क्या होता है? जिम्नास्टिक, ठीक है? तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होता है। और खाबे, खाबे का मतलब क्या हो गया भाई? खाबे का मतलब ख से खो खो, और बे से बेसबॉल, बे से बेसबॉल, ठीक है? बे से बेसबॉल और ख से खो खो, अर्थात खाबे, ठीक है? तो जैसे पीला बास्केट वाली कावा ने जिम खाबे, पी से आपका जो है पोलो हो गया, बास्केट मतलब बास्केटबॉल, वाली यानी वॉलीबॉल हो गया, कावा ने क से कबड्डी, वा से वॉलीबॉल, इस तरह करके आप लोग जो है इसको आप लोग याद कर हम यहाँ पर खेल का काम खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रिक हमने आपको बताया है, ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन में थे कि ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत जो है आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये जो है सब का सब जो है आप ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है? अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ह्वेन सांग भारत के सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? ठीक है?
ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो क्या लिखा है? कपीसा। क्या लिखा है? कपीसा, अर्थात अफगानिस्तान में जो है आया था। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? कपीसा, अफगानिस्तान में आया पहुंचा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहर कर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? ठीक है, देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बौद्ध धर्म को जो है संबंधित ग्रंथों को किसने एकत्रित मतलब किया? तो ह्वेनसांग ने। ठीक है, ह्वेनसांग ने किया था। ठीक है, और ह्वेनसांग कितने दिन तक मतलब भारत में मतलब ठहरा था? तो 15 वर्ष जो है, 15 वर्ष तक जो है भारत में वो ठहरा था। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? द सी यू की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ह्वेनसांग की भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो सी यू की जो है इसको कहा जाता है। 39 नंबर में देखिए, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ह्वेनसांग के क्या है? हाँ, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय, ह्वेनसांग जब अध्ययन जब कर रहे थे उस वक्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो क्या लिखा है? आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र जी जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के जो है कुलपति थे। कब थे? जब ह्वेनसांग जब हम अपने भारत में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, वो भी भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में था। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ? तो भाई अपने बिहार में है, नालंदा जिले में है। बिहार के नालंदे जिले में नालंदा विश्वविद्यालय है जो पटना के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जब ह्वेनसांग जब अध्ययन कर रहे थे उस वक्त कुलपति जो है आचार्य शीलभद्र जी थे। ठीक है, 40 नंबर में क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत कब आया था संयुगन ने? तो ये आया था 518 ईस्वी में। कब आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था। कौन आया था? संयुगन ने आया था। किस लिए आया था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए आया था। एकदम तोड़ तोड़ करके पढ़िए। ठीक है, संयोजन कब आया था? तो 518 में आया था। इसके लिए मतलब किससे संबंधित, मतलब किसके अध्ययन के लिए आया था? तो बौद्ध धर्म के संबंधित अध्ययन के लिए भारत वो आया था। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 41 नंबर में कौन सा अरबी लेखक मशहूर, क्या लिखा है? महमूद मतलब मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, हर एक एग्जाम के लिए जो है यह जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था? तो अल बरूनी ने। कौन आया था? अल बरूनी ने आया था। और लिखा है यहाँ पर कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक जो है अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? मार्को पोलो। ठीक है, कौन? मार्को पोलो। मार्को पोलो, मार्को पोलो एकदम रट जाइए। बहुत सारा देखिए इतिहास जो है या कुछ ऐसे विषय है जो रटंत विद्या होता है। ठीक है ना, एकदम रटने वाला होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे विषय है कि समझंत विद्या होता है। जैसे आपका साइंस हो गया, टेक्निकल हो गया या मैथ हो गया। जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपको नहीं होगा, रटंत विद्या नहीं होता है। क्योंकि 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, 6 नहीं होता है। क्योंकि मैथ और साइंस झूठ नहीं बोलता है। ठीक है ना, इसलिए जो रटने वाला है उसको रट जाइए, चाहे कैसा हूँ रट जाइए। जिस तरह आपके दिमाग में आता है वैसे रट जाइए, चाहे वो कोई सा हूँ ट्रिक लगा दे, चाहे आपके दिमाग में कोई गंदा ही वाक्य क्यों ना आ जाए और उससे अगर ट्रिक बैठ जाता है तो उसी वाक्य में आपको उसको याद कर ले, कैसा हूँ याद कर ले। समझे कि नहीं समझे? वैसे चलिए अब देखिए 44 नंबर में इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहाला किस भाषा में लिखा गया था? देखिए रिहाला
इब्न बतूता द्वारा लिखित। क्वेश्चन आ सकता है कि रिहाला पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो इब्न बतूता ने, ठीक है। लेकिन रिहाला पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था, तो अरबी भाषा में लिखा गया था। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिहाला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है, तो भारतीय, चलिए थोड़ा सा इसको पहले हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। रिहाला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के क्या लिखा है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में जो है रिहाला नामक जो पुस्तक जो है उसमें लिखा गया है। किसका वर्णन किया गया है, भारत महाद्वीप सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में, जो भारतीय जो सांस्कृतिक जीवन था, महाद्वीप सामाजिक जो था उसके बारे में लिखा गया है। 46 नंबर में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए 47 नंबर में कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिनसे कंगयूर तथा कंगयूर नामक ग्रंथ लिखी थी या रचना की थी, तो तारानाथ। कौन थे, तारानाथ। क्वेश्चन आएगा कि तारानाथ ने कौन कौन सा अगर बुक लिखे थे, तो कंगयूर तथा तंगयूर। वो तारानाथ कैसा लेखक थे, तो एक तिब्बती लेखक थे, ठीक है। तो इस तरह तोड़ तोड़ करके आपको, मतलब कि हम तो ऑनलाइनर में इस क्वेश्चन को एकदम चुन चुन करके बनाया ताकि कई क्वेश्चन भी एक में शामिल हो जाए, ठीक है। इसलिए इस एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम के लिए, ऑल जनरल कंपटीशन के लिए यह पीडीएफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया हुआ है, या फिर मैं लिख देता हूँ 90-971-35-490। इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ में 1000 क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन है, पूरे इतिहास को कवर किया गया है इस 1000 क्वेश्चन के अंतर्गत। एकदम गागर में सागर जो कहा जाता है ना, या सागर से मोती को चुन चुन करके लाना, वैसे मेहनत करके इसको हमने चुन चुन करके इस पीडीएफ को बनाया है, और इस वीडियो को भी बना करके आपके सामने हम रख रहे हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं पहले ही बोल दिया हूं कि मेरा इस चैनल का प्रथम वीडियो है, इसको इतना शेयर कर दीजिए, इतना लाइक कर दीजिए, ताकि यह मेरा चैनल ग्रोथ कर जाए। और मैं अच्छे से अच्छे मैं मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पर, कि एकदम ट्रिकली 3-4 मेथड में आपको इस तरह करके मैं मैथ बता दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत होगा, ठीक है। जनरल के लिए एकदम साइंस मैथ से लेकर के ड्राइवर लोगों के लिए टेक्निकल, हर चीज जनरल कंपटीशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारानाथ जी हो गए जी। अब सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है, तो देखिए हाथी गुफा। देखिए अब देखिए हम कह रहे हैं ना कि एकदम ट्रिक से याद कीजिए। जिसे मान लेते हैं, देखिए हम जो अभी बोलने वाले हैं तो ये कोई बुक या कोई चीज में नहीं लिखा हुआ, मैं अपने से बोल रहा हूँ, ट्रिक बैठा रहा हूँ उसको। जैसे हाथी गुफा, आप जानते हैं कि हाथी सबसे बड़ा जानवर है, और हमारा भारत का संविधान भी, बाकी विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है, ठीक है। या भारत, या इस तरह भी कह सकते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो इस प्रकार बड़ा देश है और हाथी भी यहाँ पर सबसे बड़ा जानवर है, इसलिए हम इस तरह ट्रिक बैठा सकते हैं, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है, तो हाथी गुफा में, ठीक है। हाथी गुफा में भारतवर्ष जो है सर्वप्रथम, भारतवर्ष, भारत नहीं भारतवर्ष का जिक्र जो है, मतलब सर्वप्रथम कब हुआ है, कहाँ हुआ है, तो हाथी गुफा में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था। वाह 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 वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था, तो यूनानियों ने कहा था। किसने कहा था, यूनानियों ने कहा था। समझे कि नहीं समझे, एकदम साफ दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 नंबर हम लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में। देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि लिखित साक्ष्य, जिस पर लिखा गया, पहले कहानी जो सुनते थे, कहानी नहीं, लिखित एकदम प्रमाणित करता है कि हाँ लिखा गया है। तो कह रहा है कि इस अभिलेख जो है, साक्ष्य जो है, कह रहा है कि सती प्रथा का पहला अभिलेख का साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो लिखा है एरन अभिलेख। कौन सा, एरन अभिलेख। समझे कि नहीं समझे। तो मैं 50 क्वेश्चन का ही एक वीडियो, आज प्रथम वीडियो मैं इस चैनल पर डाल रहा हूं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं,
ठीक है। मैं एक से एक जो है वीडियो आप लोग के सामने लाऊंगा, एकदम छीट-छीट करके, एकदम इन मतलब कि तोड़-तोड़ करके एकदम आप लोग को एकदम समझाने वाला हूँ। हर एक वीडियो में आगे भी मतलब कि जितने भी जीके है, साइंस है, मैथ है, टेक्निकल है, सबका मतलब कि जानकारी हम आप लोगों को देंगे। अगर ये भी कह दूं कि अगर अगर आप एक रेल कर्मचारी हैं, एलडीसीई, एलडीसी मतलब कि जेईई डब्ल्यूएम एएमई की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स पर जा करके आप उसको सर्च करेंगे। उसमें जितने भी आईसीएफ, एलएचबी, डेमो, मेमो, वैगन, इंजन, जितने भी यानी पास, पीटीओ, लीव इंसेंटिव, एचओईआर, जितने भी आप लोग को मतलब कि सबके लिए जो ज़रूरी होता है, वो सारे के सारे पीडीएफ एंड टेस्ट भी सीरीज भी होता है, टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा मेरे भाई, ताकि हम भी उत्साहित हों कि हाँ मेरा वीडियो अच्छा था, ठीक है। थोड़ा इस वीडियो में ज़्यादा हम बोल दिए, हम जान रहे हैं, अगर लेकिन जो भी मैंने बोला है आपको मोटिवेट मैंने किया है, ताकि आप लोग उत्साहित हों, ठीक है। और उत्साह जो है बहुत बड़ी चीज़ होता है एक स्टूडेंट के लिए। हम जानते हैं कि स्टूडेंट के सामने जो है बहुत बड़ा चुनौती होता है। लोग कहते हैं कि इसका खाली रिजल्ट ही होता है, नौकरी तो लगता नहीं है, चावल आटा ढो रहा है केवल अपने डेरा पर, कुछ पढ़ता वढ़ता नहीं है, समझे कि नहीं। लेकिन इस बात पर ध्यान आप लोगों को नहीं देना है, एकदम अपना लक्ष्य पर ध्यान देना है, ठीक है। जब लक्ष्य पर ध्यान रहेगा तो दाएं बाएं कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ से डर होता है मेरे नवजुवक जो है स्टूडेंट मेरे भाई को, कि ग्रुप से आते जाते, ट्यूशन आते जाते, कोचिंग आते जाते थोड़ा लाल पीला पर थोड़ा कम ध्यान दें। निश्चित है कि क्योंकि उसमें जो है फंस जाने के बाद फिर आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, सारा लक्ष्य पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। या जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा।